नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का आरआरबी स्टैटिक जीके का 7वां लेक्चर शुरू कर रहे हैं और इस 7वें लेक्चर में बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न छुपे हुए हैं। चलिए हम लोग बिना विलंब किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपका है सड़क परिवहन से। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। तो चलिए शुरू करते हैं। सड़क परिवहन आप देख रहे हैं स्क्रीन बोर्ड पर सड़क परिवहन, और सड़क परिवहन से संदर्भित जो हमको जानना है वह यह है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। ये जो सड़क प्रणालियां हैं, जो सड़कें विकसित की गई हैं, इन सड़क की प्रणाली में अगर दुनिया के देशों के देखा जाए तो भारत जो है विश्व का यह किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। अमेरिका का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अमेरिका का विश्व में सड़क प्रणाली में पहला स्थान पे पायदान पर है। तो वहीं भारत का जो स्थान है वह किस पे है? वह तीसरे स्थान पर है। किस पे है? तीसरे स्थान पर है। देश में कुल यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संपन्न करता है। जितना भी यातायात किया जा रहा है उस यातायात के अंतर्गत 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग से संपन्न होता है। कितना? 40% प्रतिशत भाग अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संपन्न किया जाता है। यह जो आंकड़े दे रहे हैं वह किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में दे रहे हैं? कि भारत में जो भी यातायात होता है, कुल यातायात का इसका जो योगदान है वह कितना है? 40% है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, वह राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वह है 44 राजमार्ग। कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44। यह भारत का देखा जाए तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और यह है कहां से कहां तक अगर देखा जाए तो उत्तर में, कहां से? उत्तर में श्रीलंका से लेकर, कहां से? श्रीलंका से लेकर, उत्तर में श्रीलंका से लेकर, उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तर में श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर, उत्तर में श्रीनगर से, ध्यान दीजिएगा, उत्तर में श्रीनगर से लेकर, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो दक्षिण अर्थात यहां कन्याकुमारी, दक्षिण में कहां? कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? यह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? श्रीनगर से लेकर के, श्रीनगर का कहने का मतलब यहां श्रीनगर ऊपर सबसे, श्रीनगर से लेकर के कहां तक? कन्याकुमारी तक। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो कहा जाता है वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 44 राष्ट्रीय राजमार्ग, जो भारत का कहा जाए तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा राजमार्ग है? यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह राष्ट्रीय मार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों से गुजरता है। यहां जो देखिए सीधी रेखा की गई, ये आंकड़ा बताया गया, यह केवल यह आंकड़ा था कि उत्तर से, इसका जो अर्थ था उत्तर में श्रीनगर से लेकर कहां तक था? जब, लेकिन यह रेखा यह ना मान लीजिएगा
कि यह राज्यों से लेकर खींची गई है। यह राज्य की जो रेखाएं जा रही हैं वहां आप देखें यह कहां कहां से होकर गुजर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों से गुजरता है। इसकी लंबाई पर देखा जाए तो लंबाई इसकी है 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि बताओ ग्रांड ट्रंक रोड कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड, यहां आप शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे, उनसे रिलेटिव है। ग्रांड ट्रंक रोड किससे संबंधित है? यहां ग्रांड ट्रंक रोड से शेरशाह से। अब ग्रांड ट्रंक रोड कहा किसको जाता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के सम्मिलित रूप को ही ग्रांड ट्रंक रोड कहा जा सकता है, जो शेरशाह सूरी से रिलेटिव है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख रहे हैं NH 548B है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 548B है। यह वेलिंगटन से कोच्चि तक है। कहां तक है? वेलिंगटन से कोच्चि तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? CPWD। यहां क्या कहा जाता है? PWD का नाम अक्सर पॉपुलर है। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की जो हो रही है उसका नाम है CPWD। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्तर से होकर गुजरता है। यहां देखें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 15 वह राजस्थान के कहां से? मरुस्थल से होकर गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, यहां देखें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के कितने राजमार्ग? 4 महानगरों। 4 महानगरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिखाया गया है 44, 19 और 48 और 16। यहां जो NH का अर्थ है नेशनल हाईवे के रूप में जाना जा रहा है। क्या है? नेशनल हाईवे 44, 19, 48, 16 में जोड़ना है। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व पूरे राज्यों के, केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक सड़कों का जो घनत्व दिखाई देता है, सबसे अधिक सड़कों का जो घनत्व है वह दिल्ली में है। सबसे ज्यादा सड़कों का जो घनत्व है, फैलाव है, वह कहां है? वह दिल्ली है। और भारत में सबसे कम, अगर सबसे ज्यादा घनत्व है तो दिल्ली में है। अब यहां दूसरा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सबसे कम घनत्व वाला किस राज्य में
कहाँ पर सबसे कम घनत्व पाया जाता है, सड़कों का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा में आपका क्या हो गया, सबसे ज़्यादा में आपका क्या हो गया, सबसे ज़्यादा आपका कहाँ हुआ, दिल्ली। और सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो सबसे कम घनत्व में जो आपका होगा वह होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ में होता, यह होता है जम्मू कश्मीर में सड़कों का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। और यहीं से अगर यह पूछ लिया जाए कि सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, इस राज्य में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है, यहाँ तो घनत्व की बात हो गई, यहाँ कम घनत्व की बात हो गई, यहाँ क्या होगा, कम घनत्व। अगर कहा जाए सड़कों की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पाई जाती है, तो सबसे अधिक लंबाई जो सड़कों की पाई जाती है, सबसे अधिक लंबाई जो पाई जाती है, सबसे अधिक लंबाई जो पाई जा रही है वह महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जा रही है, सबसे अधिक लंबाई जो पाई जाती है वह महाराष्ट्र में है। और सबसे कम लंबाई, जब सबसे अधिक होगा तो सबसे अधिक अगर है तो सबसे कम लंबाई कहाँ पाई जा रही है, तो सबसे कम लंबाई जो पाई जा रही है वह सबसे कम लंबाई जो पाई जा रही है वह उड़ीसा में है। कहाँ है, सबसे कम लंबाई जो पाई जाती है वह उड़ीसा या ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा। आज का नाम इसका क्या हो गया है, ओडिशा। ओडिशा में पाई जाती है। यहां देखिए NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो स्थापना हो रही है वह है 1988 में। 1988 में नेशनल हाईवे की स्थापना की जा रही। BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हो रही है वह 7 मई 1960 को। कब हो रही है, 7 मई 1960 को। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह प्रश्न बिल्कुल याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो यह करता है बॉर्डर रोड्स का जो काम किया जाता है वह किसके अंदर में, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है, जिसे हम क्या, PW की स्थापना। यहां देखिएगा PW की स्थापना कब की गई थी, तो PW की स्थापना 1800, PW की स्थापना 1854 में की गई थी। इसके संस्थापकों में थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। इसके संस्थापक कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, PWD। तो रहा यह है आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपका है, भारत के प्रमुख पुल कौन कौन से हैं और उन प्रमुखों के पुलों के नाम दिए गए हैं। भारत के जो प्रमुख पुल हैं उन प्रमुख पुलों के जो नाम दिए गए हैं वहां देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर, वह है डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज। डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ है, असम और अरुणाचल प्रदेश। नदी कौन सी है, लोहित नदी, तिनसुकिया, असम में। डॉक्टर भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ, लोहित नदी, तिनसुकिया, असम में, असम और अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग रिवर ब्रिज, दिबांग रिवर ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा आपका यहां लिखा गया महात्मा गांधी सेतु, यह दक्षिण पटना से हाजीपुर तक। कहां तक है, दक्षिण पटना से हाजीपुर तक, गंगा नदी, पटना, बिहार। बांद्रा वर्ली लिंक, बांद्रा से वर्ली, दक्षिण मुंबई, माहिम मुंबई से।
अगला है बोंगीबिल ब्रिज। बोंगीबिल ब्रिज धेमाजी से डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। विक्रमशिला सेतु यह भागलपुर से नवछिपा गंगा नदी भागलपुर बिहार में है। और अगला है आपका वेम्बनाड रेल ब्रिज, एडापल्ली से बल्लारपदकम वेम्बनाड झील पर है। तो एडापल्ली से बल्लारपदम वेम्बनाड झील कहाँ है? बल्लारपदम वेम्बनाड झील पर अवस्थित है। अगला है दीघा सोनपुर ब्रिज। इसका क्या नाम है? दीघा सोनपुर। इसे सेतुलोक नायक जयप्रकाश नारायण पुल भी कहते हैं। याद रखिएगा इसको, किसे क्या? इस सेतु को लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है। दीघा पटना से सोनपुर तक जो गंगा नदी पटना बिहार में बना है। आरा छपरा ब्रिज भी कुंवर सिंह सेतु के नाम से, जो आरा से छपरा गंगा तक है, गंगा नदी सारण बिहार। गोदावरी ब्रिज कोबूर से राजमुंदरी तक, गोदावरी नदी राजमुंदरी। मुंगेर गंगा ब्रिज मुंगेर से जमालपुर तक, गंगा मुंगेर कहाँ? बिहार में स्थित है। तो यह रहा है आपका भारत के प्रमुख पुल। क्या है? भारत के प्रमुख पुलों का यहां चर्चा की गई है। अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहां देखिए लिखा गया है महत्वपूर्ण क्रांतियां, और यहां क्रांतियों के साथ साथ हम उसके क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पहले जो जानना है कि कुछ भारत में ऐसी महत्वपूर्ण क्रांतियां जो उत्पादन से संदर्भित है, ऐसी क्रांति लाई गई जिसमें भारत में उत्पादन की क्षमता में काफी वृद्धि हुई, और उस वृद्धि के जो की गई है उसके जनक कौन है? महत्वपूर्ण क्रांतियां और उनके जनक। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक क्रांति हुई है प्रोटीन क्रांति। कौन सी क्रांति है? कौन सी क्रांति है? प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति। अब प्रोटीन क्रांति के जनक, तो प्रोटीन क्रांति के जनक आपके माने जाते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली कौन माने जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली। ये आपके कौन हैं? ये प्रोटीन क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला आपका है दूसरा, देखें दूसरा आपका है लाल क्रांति। दूसरा आपका क्या है? लाल क्रांति। लाल क्रांति। लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक कौन हैं? लाल क्रांति के जनक आपके हैं विशाल तिवारी। प्रोटीन क्रांति के तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अरुण जेटली। लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। हरित क्रांति दूसरा देखिएगा, तीसरे बिंदु पर आपके हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति। हरित क्रांति के आपके हैं स्वामीनाथन, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एस स्वामीनाथन ये आपके कौन हैं? ये आपके हैं हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक
श्वेत क्रांति के जनक आपके हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है? श्वेत क्रांति के जनक। अगले हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति के जनक आपके हैं, गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगले हैं नील क्रांति। यहां आप देखेंगे नील क्रांति के जनक हैं आपके डॉक्टर अरुण कृष्णन। डॉक्टर अरुण कृष्णन, यह आपका रहा नील क्रांति। इसके बाद आपका है रजत क्रांति। इसके बाद आपको एक और दे रहा हूं, कौन सा? रजत क्रांति। रजत क्रांति के जनक हैं रजत क्रांति के जनक डॉक्टर रजत क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। ये आपका रहा क्रांति। रजत क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी। पीली क्रांति के जनक है सैम पैत्रोदा। पीली क्रांति के जनक कौन है? आप यहां देखें 7 क्रांतियों की यहां मैंने चर्चा की। अगली क्रांति आपको दे रहे हैं, कौन सा? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति के जनक आपके कौन है? सैम पैत्रोदा। पीली क्रांति के जनक सैम पैत्रोदा। ये पीली क्रांति के जनक हैं। स्वर्ण क्रांति के जनक स्वर्ण क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो स्वर्ण क्रांति के जनक हैं निरपक तूतेज। स्वर्ण क्रांति के जनक हैं निरपक तूतेज स्वर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। यह रहा आपके यहाँ का महत्वपूर्ण क्रांतियों से संदर्भित हमने यहाँ पर परिचर्चा की। अब हमें जो देखना है कि यह जो क्रांतियां हुई इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा रहा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इन महत्वपूर्ण क्रांतियों का संबंधित क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र में ये क्रांतियां हुई। तो चलिए आते हैं क्रांतियां और उनके क्या देखना है, संबंधित क्षेत्र। संबंधित क्रांतियां और उनके संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में हम लोग जानेंगे कौन सी क्रांतियों का कौन सा संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे अभी हमने बताया कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? यश स्वामीनाथन। अब हरित क्रांति जो लाई गई, हरित क्रांति जो हुई वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो हरित क्रांति का जो क्षेत्र है वह है खाद्यान्न। किससे संबंधित थी? खाद्यान्न से। हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न से। वहीं भूरी क्रांति
भूरी क्रांति का संबंधित क्षेत्र क्या था? सीमेंट उर्वरक उत्पादन से। इसका क्षेत्र क्या था? सीमेंट उर्वरक, सीमेंट उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। यह खाद्यान्न से था या किससे था? सीमेंट उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति जो थी वह अंडा उत्पादन से था। रजत क्रांति किससे संबंधित था? अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति, गोल क्रांति, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति, यह जो है कपास से संबंधित है। किससे है? सिल्वर फाइबर क्रांति जो हुई थी वह बच्चों किससे हुई थी? किससे क्षेत्र से संबंधित था? तो सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से। अगर वहीं कह दिया जाए, सिल्वर ना कह के यहां क्या लिख दे? गोल्डन फाइबर क्रांति। अब यहां अंतर देखिएगा, यहां क्या था? सिल्वर फाइबर क्रांति, यहां क्या लिखा जा रहा है? गोल्डन फाइबर क्रांति। अब गोल्डन फाइबर क्रांति किससे है? तो गोल्डन फाइबर क्रांति जो है हुई वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? वह जूट से थी। किससे थी? गोल्डन फाइबर क्रांति जो हुई वह किससे संबंधित थी? वह जूट से संबंधित थी। हरित सेना क्रांति, हरित सेना क्रांति, हरित सेना क्रांति, हरित सेना क्रांति बांस उत्पादन से, बांस उत्पादन से संबंधित, बांस से उत्पादन से संबंधित रही। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति, सेना ने भाई हरित सोना क्रांति किससे संबंधित थी? बांस से संबंधित थी। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद बागवानी से, शहद बागवानी, शहद बागवानी से रिलेटिव था। कौन सा? स्वर्ण क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, किससे संबंधित है? झींगा मछली, गुलाबी क्रांति झींगा मछली। नीली क्रांति, तो यह आपका क्रांति रहा। अब इन क्रांतियों के साथ अभी थोड़ी सी और उस क्रांतियों से संबंधित हम चर्चा करेंगे, जैसे नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। जैसे नीली क्रांति किससे है? तो यहां आप देखें नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति, काली क्रांति, काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम प्रोडक्शन उत्पादन से है काली क्रांति। काली क्रांति सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति कृषि एवं समग्र विकास से, कृषि एवं समग्र विकास से। सदाबहार क्रांति किससे है? कृषि एवं पीली क्रांति,
पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का तिल, तिलहन किससे किससे संबंधित है? तिल, तिलहन, खाद्य तेल, तिल, तिलहन, तिल, तिलहन और खाद्य, तिल, तिलहन और किससे है? खाद्य से, क्षेत्र से संबंधित। तो यहां कौन सी क्रांति हुई थी? पीली क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से आपका है ग्रीन गोल्ड क्रांति। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति, कृषि क्रांति बायो डीजल से, बायो डीजल क्षेत्र से संबंधित है आपका कृषि क्रांति। बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है आपका कौन सा? कृषि क्रांति। कृषि क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी, सुनहरी, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति बागवान, अगर आप कह दीजिए किससे संबंधित है? बागवान से संबंधित, जो फल और शहद, फल और शहद की बागवानी से संबंधित है। फल और शहद बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदी, अमृत क्रांति जो है वह नदियों को जोड़ने का, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। इसका जो क्षेत्र है नदी जोड़ो परियोजना क्षेत्र से, किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से, नदी जोड़ो परियोजना से आपका यह संबंधित है। कौन सा? अमृत क्रांति। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी से, सदाबहार क्रांति किससे संदर्भित है? दो और लिख देता हूं। सदाबहार, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति जो संबंधित है वह है जैव तकनीकी से, जैव तकनीकी से। तो यह आपका क्या रहा? यह आपका रहा महत्वपूर्ण क्रांतियां। क्या है? यहां पर हमने जो चर्चा की वह किससे संदर्भित है? वह है आपका महत्वपूर्ण क्रांतियों से संदर्भित हमने यहां पर चर्चा की, और किस क्षेत्र से रिलेटिव थी यहां यह बताने का प्रयास किया गया। अगला देखेंगे, शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। कौन से 5 क्षेत्रफल वाले राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि के आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात। यहां जो वर्ग किलोमीटर के आंकड़े दे रहे हैं यह रखने की जरूरत नहीं है। प्रायः यह पूछा जाता है कि भाई शीर्ष 5 क्षेत्रफल, देश के सबसे बड़े 5 क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आप याद रखिएगा, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। प्रायः यहीं तक पूछा, पांचवा ये चीजें दिया गया है, यह आप विशेष करके याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के कि सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर रखना है तो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर दिल्ली। वहीं सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर कौन है? वह है आपका लक्षद्वीप। तो यहां जो है वह जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश,
सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य, यहां आप देख रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से यहां दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से 5 राज्य हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से 5 राज्य, सबसे बड़े कौन हैं? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन? उत्तर प्रदेश, जिसका परसेंटेज कुल जनसंख्या का यहां देखा जाए तो 16.51% है। यहां की जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो कुल जनसंख्या का देखा जाए तो 16.51। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य आपका है महाराष्ट्र, और जनसंख्या यहां देखा जाए तो कितनी है? 9.28%। तीसरे स्थान पर आपका है बिहार, यहां 8.60। चौथा आपका है पश्चिम बंगाल, जिसकी जनसंख्या है 7.54। पांचवा आपका है आंध्र प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 6.99% है, 99% है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यहां हमने देखा कि सबसे बड़े 5 राज्य कौन है। तो आपको यही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि किसकी जनसंख्या में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे तक प्राय प्रश्न आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि ऊपर के 2 राज्य लगा दिए और यहां से पूछ लिया बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में। तो ये अगर हम 5 याद रखेंगे, इन 5 से निश्चित तौर से उत्तर मिल जाता है। इसीलिए आंकड़े यहाँ इस रूप में दिए जाते हैं। कभी कभी पहले 2 से हटा दिए तो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से दे दिए, तीसरा पहला को यहाँ से उठा लिए, एक अदरवाइज स्टेट को जोड़ लिए, तो इस आधार पर पूछे जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों में है दिल्ली, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर हैं पुडुचेरी, तीसरे स्थान पर आपका चंडीगढ़, चौथे स्थान पर अंडमान निकोबार और 5वें स्थान पर दादर नगर हवेली। यह चीजें आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में सर्वाधिक घनत्व भारत के किस राज्य की सर्वाधिक जनघनत्व है? भारत में 2011 के आंकड़े दिए गए हैं। देखिए 2011 के आंकड़े कौन सा? सर्वाधिक जनघनत्व भारत की किस राज्य की सर्वाधिक जनघनत्व है? तो सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? बिहार का। किसका है? बिहार का है। वहीं सबसे कम जनघनत्व किस राज्य किसका है? तो सबसे कम जनघनत्व जो है वह अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ जनघनत्व का जो दिया रहा है 1106 प्रति हेक्टेयर के आधार पर, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ देखा जा रहा है 17 दिया जा रहा है। वहीं सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व का, तो यहाँ कितने हैं? सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहां पाया जाता है? केंद्र शासित में दिल्ली। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जनघनत्व में सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनघनत्व सबसे कम है वह आपका है अंडमान और निकोबार, जहां प्रति वर्ग के आधार पर 46 लोग रहते हैं। साक्षरता की दृष्टि से 2011 के आंकड़े के आधार पर सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है? तो सर्वाधिक साक्षरता जो है वह केरल में है, जिसके परसेंटेज यहां दिया गया है, आपको पूछा भी जा सकता है। 94.0%। सबसे ज्यादा साक्षरता हमारे यहाँ जो पाई जाती है वह किसका कहाँ है? केरल राज्य में। सबसे कम साक्षरता जहां की है, तो सबसे कम साक्षरता जहां की है वह है बिहार। वह कितना है? 61.80%। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका है वह है लक्षद्वीप, 51.8
0%। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश वह है आपका दादर व नगर हवेली 76.20%। यह है आपका रहा जनसंख्या से संदर्भित बातें। आइए आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपका है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य। क्या दे रहा है? न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की यहां चर्चा की गई है। तो न्यूनतम दशकी मतलब न्यूनतम दशकीय आधार पर यहां बताना है कि सबसे कम, यहां न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं, जो सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो यहां पर आप देखिएगा पहले स्थान पर किसका है? पहला स्थान है नागालैंड का। नागालैंड में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी है? माइनस में दे रहा है कितना? 0.58। कितना दे रहा है? 0.58। दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर नागालैंड, दूसरे स्थान पर केरल है जिसकी न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि है 4.91%। तीसरे स्थान पर आपका है लक्षद्वीप जिसकी जनसंख्या दशकीय वृद्धि आपकी कितनी है? 6.30। चौथे स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप जिसकी जनसंख्या कितनी, वृद्धि दर कितनी? 6.86 और गोवा की 8.3। आप यहां इस क्रम देखें, दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि हो रही किसके सबसे ज्यादा? नागालैंड की -0.8, उसके बाद केरल 4.91, इसके बाद आप लक्षद्वीप। तो यह रहा है आपका 5 ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या रही? न्यूनतम रही। दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे न्यूनतम वाले राज्य की यहां चर्चा की गई। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि का आंकड़े दिए गए हैं। आइए अगर हम न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि को पढ़े हैं तो इसी क्रम में थोड़ा सा ये भी जान लें कि अगर न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि है तो सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहां की गई है? तो सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2-4 पॉइंट यहां भी देख लेते हैं। क्या कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार राज्यों का क्या क्रम है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि में राज्यों का क्या क्रम है? थोड़ा सा इसे भी हम पढ़ लेते हैं। राज्यों का क्या क्रम है? राज्यों का क्रम, तो यहां आप देखेंगे जब से ज्यादा दशकीय जनसंख्या जो राज्यों का क्रम दिखाई दे रहा है वह है दादर नगर हवेली। पहले स्थान पर कौन है? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली जिसका 55.88 का वृद्धि दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। कितना है? 55.88। दूसरे स्थान पर है दमन दीव। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है दमन दीव जिसका दशकीय वृद्धि है 53.76। 53.76। इसके बाद है पुडुचेरी। तीसरे स्थान पर आपका क्या है? तीसरे स्थान पर आपका है पुडुचेरी। अब पुडुचेरी की जो वृद्धि दर है वह है 28.08। दशकीय वृद्धि दर क्या है? 28.08। इसी स्थान पर चौथे स्थान पर देखा जाए तो चौथे स्थान पर है मेघालय। कौन है? चौथे स्थान पर मेघालय है और मेघालय का है 27.95।
5वें स्थान पर आपका है, मेघालय के बाद 5वें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यह किस स्थान पर है? यह 5वें स्थान पर, जिसका प्रतिशत देखा जाए तो 26.03। छठे स्थान पर एक और दे देता हूं, छठे स्थान पर यह जो क्रम है वह है बिहार। छठे स्थान पर कौन है? छठे स्थान पर आपका है बिहार, जिसका दशकीय वृद्धि है 25.42। कितना है? 25.42। यह आपका रहा। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का इस रेशियो में 15वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि का जो आंकड़ा है वह 20.23। कितना है? 20.23 10 की वृद्धि दर। तो यह आपका रहा 10 की जनसंख्या वृद्ध राज्य और केंद्र शासित सारे को मिला करके यहाँ जो 10 की जनसंख्या वृद्ध का रेशियो है, वहाँ यहाँ क्या है? यहाँ न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्ध के संदर्भ में आंकड़े दिए गए हैं। अब आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। पुनः अगले क्लास में आगे के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।